नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय हमको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स की हमको तैयारी करनी होती है। ठीक है, मैंने आप लोग से कहा था कि मैं इस चैनल पर फिर से वीडियोज़ लेकर के आऊँगा यूपीएससी के, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं इंडियन पॉलिटी से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिसको हम हिंदी में भारत की राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो कि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस निकालते हो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आपको यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस में ये लाइन देखने को मिलती है, जो कि हमें भारत की राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताती है। ठीक है, तो इसमें लिखा होता है कि भारतीय राज्यतंत्र और शासन, ठीक है, जिसको हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, राजनीतिक प्रणाली, जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पंचायती राज, है ना, तो पंचायती राज को भी इंग्लिश में पंचायती राज ही बोलते हैं। लोक नीति, जो कि पब्लिक पॉलिसी होती है। ठीक है, अधिकारों संबंधी मुद्दे, राइट्स इशू। तो इन टॉपिक्स के बारे में हमको बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है उससे मैंने सिर्फ पॉलिटी का, चूँकि मैं पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने पॉलिटी का जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो आपको यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो हमको बताता है कि हमको पॉलिटी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, वैसे जब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जब सिलेबस देखते हैं तो उसमें चीज़ें बहुत ही कम शब्दों में लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पे संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, तो संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमको उन सारे इसके सब टॉपिक्स को भी पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मैं इसमें आपको बता सकूं कि हम कौन से बुक से कौन से चैप्टर को कौन से टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है भारतीय राज्यतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, भारतीय राज्यतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसी के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने यहाँ पे लिखा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने यहाँ पे लिखा है राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम। पंचायती राज, जिसको हम पंचायती राज ही कहते हैं इंग्लिश में, तो पंचायती राज, तो यहाँ पे पंचायती राज लिखा हुआ है। लोक नीति पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद अधिकारों संबंधी मुद्दे, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकारों संबंधी मुद्दे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से बुक से पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हो। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है एम लक्ष्मीकांत सर की किताब को। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत जी का जो बुक है, ये जो बुक है ये पर्टिकुलर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। ठीक है, यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से एरिया से यूपीएससी पॉलिटी के अंदर से क्वेश्चन पूछता है, उसके हिसाब से एम लक्ष्मीकांत जी का बुक लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा वो एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने का रहेगा। ठीक है, उसके बाद और अगर आपको गहराई से चीज़ों को जानना है तो डीडी बसु की भी किताब बहुत अच्छी होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन डीडी बसु की किताब में आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसके सारे टॉपिक्स को नहीं दिया हुआ है उसमें। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें आपको सारे टॉपिक्स यूपीएससी के मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे लेकिन ये डी बसु की किताब जो है काफ़ी कहना चाहिए कि डिटेल में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आप अगर डी बसु की किताब बहुत लोग बोलते हैं कि डी बसु की किताब जो होती है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमको एनसीईआरटी की किताब को पढ़नी होती है जो 6th क्लास से 12th क्लास तक की होती है। ठीक है, 6th to 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी होती है उसमें बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज होती है। ठीक है, लेकिन हम स्कूल के टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए ही हमको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी 6th to 12th की एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़नी है। तो 6th to 10th की जो एनसीईआरटी होती है बेसिक लेवल की एनसीईआरटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें पॉलिटी और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको जो चीज़ें हैं और नॉलेज है वो आपको बेसिक लेवल की मिलेगी। 11th और 12th की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़नी होती है। ठीक है, 11th की एनसीईआरटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बिहाफ पे काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और 12th की एनसीईआरटी यहाँ मेंस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी वैसे तो पढ़ना सभी को है क्योंकि प्रिलिमिनरी के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि प्री का जो क्वेश्चंस होते हैं वो 11th के एनसीईआरटी से, और मेंस के लिए हमारा 12th का एनसीईआरटी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानना है तो हमको गवर्नमेंट के वेबसाइट होता है एक pib.government.in, यहाँ से हमको चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हमको करंट अफेयर्स के लिए हमको द हिंदू न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर इंडियन एक्सप्रेस भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं या फिर दोनों भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक न्यूज़पेपर फॉलो करना सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संविधान जो कि पहला टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको हम सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत की किताब से चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत की किताब में संविधान के लिए जो सब टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 2 संविधान के निर्माण के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 3 संविधान की अवधारणा के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 4 संविधान की प्रमुख विशेषताओं को बताता है। चैप्टर नंबर 5 संविधान की प्रस्तावना को बताता है। चैप्टर नंबर 6 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 7 नागरिकता के बारे में है। चैप्टर नंबर 8 मूल अधिकारों के बारे में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। चैप्टर नंबर 10 मूल कर्तव्य के बारे में है। चैप्टर नंबर 11 संविधान का संशोधन इसके बारे में है। चैप्टर नंबर 12 संविधान की मूल संरचना है। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12th तक ये सारे के सारे चैप्टर्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद इसमें आप भाग ये सारे जो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12th तक ये भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है इसमें आप सभी चैप्टर्स को भाग के हिसाब से, पार्ट्स के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो भाग 1 का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 12 तक की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स आपको इस ऑर्डर में देखने को मिलेगा एम लक्ष्मीकांत जी की किताब 7th एडिशन में। ठीक है, मैंने 7th एडिशन से चीज़ों को देख के यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भाग 1 में आपको ये सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाग 11 में, ठीक है, भाग 11 में एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में चैप्टर नंबर 89 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मैंने इसी पार्ट में रखा हुआ है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 92 में संविधानों की तुलना, अलग अलग देश के जो संविधान होते हैं उससे तुलना करके बात की गई है। तो संविधानों की तुलना यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 92 है उसको भी मैंने इसी सेक्शन में रखा हुआ है, संविधान के सेक्शन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है इसलिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, दूसरा जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है राजनीतिक प्रणाली, जिसको हम पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि सरकार की प्रणाली आ जाती है, जो कि एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक है। चैप्टर नंबर 13 संसदीय व्यवस्था के बारे में है, चैप्टर नंबर 14 संघीय व्यवस्था के बारे में है, चैप्टर नंबर 15 केंद्र राज्य संबंध के बारे में है, चैप्टर नंबर 16 अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में है, चैप्टर नंबर 17 आपातकालीन प्रावधानों के बारे में है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक, ये आपको एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में भाग 2 में आपको देखने को मिलती है, जो कि सरकार की कार्यप्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक प्रणाली में जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है हमको केंद्र सरकार के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, राज्य सरकार के बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद स्थानीय सरकार के बारे में भी हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के बारे में और इनके भागों के इनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको चैप्टर नंबर 18 से लेकर के चैप्टर नंबर 29 तक दिया गया है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 3 एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में आपको देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 18 से चैप्टर नंबर 29। ठीक है, मेरे पास एम लक्ष्मीकांत सर की किताब है। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 18 चैप्टर नंबर जैसे कि केंद्र सरकार के अंतर्गत चैप्टर नंबर 18 से चैप्टर नंबर 29 में क्या क्या दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 18 में दिया हुआ है राष्ट्रपति जी के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, चैप्टर नंबर 20 में दिया है प्रधानमंत्री जी के बारे में, है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, ये सारी चीज़ों को, मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 21 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 22 में मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 23 में संसद, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 24 में संसदीय समितियों को दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 25 में भारतीय संसदीय समूह को दिया गया है। चैप्टर नंबर 26 में उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 27 में न्यायिक समीक्षा के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 28 में न्यायिक सक्रियता के बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर नंबर 29 में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 18 से लेकर के चैप्टर नंबर 29 तक जो है वो केंद्र सरकार, मतलब भाग 3 के अंतर्गत में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको राज्य सरकार के बारे में भी पढ़ना होता है, जो कि भाग 4 में हमको देखने को मिलेगा। कहाँ से, चैप्टर नंबर 30 से लेकर के चैप्टर नंबर 38 तक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 30 में दिया हुआ है राज्यपाल, गवर्नर के बारे में। चैप्टर नंबर 31 में दिया हुआ है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 32 में दिया हुआ है राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। चैप्टर नंबर 33 में दिया हुआ है राज्य विधानमंडल के बारे में। चैप्टर नंबर 34 में दिया हुआ है उच्च न्यायालय के बारे में, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। चैप्टर नंबर 35 में दिया हुआ है अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। चैप्टर नंबर 36 में दिया है अधिकरण के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 37 दिया है उपभोक्ता आयोग के बारे में। चैप्टर नंबर 38 दिया हुआ है लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हम राज्य सरकार के जो अलग अलग भाग हैं, है ना, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत, राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद हमको एक और पढ़ना पड़ता है इसमें स्थानीय सरकारों के बारे में। ठीक है, तो स्थानीय सरकार जो कि एम लक्ष्मीकांत की बुक में आपको भाग 5 में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 5 में, जो कि चैप्टर नंबर 39 से लेकर के चैप्टर नंबर 40 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है, और चैप्टर नंबर 40 नगर निगम के बारे में। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार की राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत सरकार की प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। इसके अलावा भाग 6 में आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। इस टॉपिक को भी मैंने राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत रखा है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 41 और चैप्टर नंबर 42 है। चैप्टर नंबर 41 में हमको दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। चैप्टर नंबर 42 के बारे में दिया हुआ है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में। ठीक है,
तो जो हमको सिलेबस में ये जो शब्द दिया हुआ है राजनीतिक प्रणाली, इसके अंतर्गत हमको ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। राज्य सरकार की प्रणाली, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, ठीक है, जो कि भाग 3, 4, 5 और 6 में आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 18 से चालू होकर के चैप्टर नंबर 42 तक, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक प्रणाली में मैंने भाग 10 को भी रखा हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं भाग 10 कौन सा है। भाग 10 जो है राजनीतिक गतिशीलता के बारे में, पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में आपको बताता है, ठीक है, जिसमें हमको चैप्टर नंबर 78 से चैप्टर नंबर 88 तक चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 78 में राजनीतिक दल के बारे में हमको दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 79 में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 80 में निर्वाचन इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 81 में चुनाव कानून के बारे में बताया है, इलेक्शन लॉज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर नंबर 82 में चुनाव सुधार के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 83 में मतदान व्यवहार के बारे में बताया गया है, जिसको हम वोटिंग बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 84 में गठबंधन सरकार के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 85 में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 86 में दबाव समूह के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 87 में राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 88 में विदेश नीति के बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। तो इस तरह से भाग 10 को अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 78 से चैप्टर नंबर 88 में तक यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि राजनीतिक गतिशीलता के बारे में यहाँ पे हमको बताया गया है। तो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं जिसको मैंने राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत रखा हुआ है, भाग 10 को भी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भाग 12 को भी, चैप्टर नंबर जो कि 90 से 91, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 90 से 91 जो कि भाग 12 में आता है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है निर्णय और सिद्धांत, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 90 में ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, है ना, उनमें जो अलग अलग केसेस चलते हैं, उनमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और किस किस के आधार पर निर्णय लिए गए हैं, उन कुछ केसेस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हमको पढ़ना होता है। बेसिकली ये प्री पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप चीज़ों को इन सारे केसेस के बारे में मेंस में आप लिख सकते हो, ठीक है, और अपना एक ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है, जब आंसर राइटिंग आप करोगे तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 90 जो है ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उसके प्रभाव के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 91 जो है संवैधानिक व्याख्या की महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हमको बताता है, ठीक है। इसके बाद जो लोक नीति है ना, अच्छा एक पॉइंट ये है पंचायती राज, जो नेक्स्ट वर्ड है पंचायती राज, इसमें दिया हुआ है सिलेबस में। तो पंचायती राज जो है दोस्तों आपको स्थानीय सरकार भाग 5 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पंचायती राज जो लिखा हुआ है, ये जो चैप्टर है स्थानीय सरकार भाग 5 में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक सेपरेट चैप्टर ही बना हुआ है, ठीक है, इस बुक में, जो कि भाग 5 में स्थानीय सरकार के अंतर्गत चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज ही है, ठीक है। तो ये आपको भाग 5 में देखने को मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत सर की किताब में। उसके बाद दोस्तों लोक नीति में, जिसको हम पब्लिक पॉलिसी कहते हैं, इसमें हमको लक्ष्मीकांत बुक में से भाग 7, 8 और 9 को पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आयोग, कमीशन ये सब दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये पब्लिक पॉलिसी निर्माण करती हैं, ठीक है। तो इसमें भाग 7 में अगर आप देखोगे तो भाग 7 में आपको चैप्टर नंबर 43 से चैप्टर नंबर 55 तक की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 43 में है निर्वाचन आयोग, चैप्टर नंबर 44 में है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 45 में है राज्य लोक सेवा आयोग, चैप्टर नंबर 46 में है वित्त आयोग, जिसको हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं। चैप्टर नंबर 47 में है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, चैप्टर नंबर 48 में है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, चैप्टर नंबर 49 में है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, चैप्टर नंबर 50 में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, चैप्टर नंबर 51 में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है। और
चैप्टर नंबर 52 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चैप्टर नंबर 53 में है भारत के महान्यायवादी। चैप्टर नंबर 54 में है राज्य का महाधिवक्ता। चैप्टर नंबर 55 में है संवैधानिक विधि की संरचना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाग 7 जो कि लोक नीति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद भाग 8 में चैप्टर नंबर 56 से चैप्टर नंबर 71 तक की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा भाग 8 में। इसमें आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग दिखाया गया है चैप्टर नंबर 56 में। चैप्टर नंबर 57 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आएगा। चैप्टर नंबर 58 में राज्य मानव अधिकार आयोग आएगा, है ना। चैप्टर नंबर 59 में राष्ट्रीय महिला आयोग। चैप्टर नंबर 60 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 61 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देखने को आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 62 में केंद्रीय सूचना आयोग, है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 63 में राज्य सूचना आयोग है। चैप्टर नंबर 64 में केंद्रीय सतर्कता आयोग है। चैप्टर नंबर 65 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, CBI। ठीक है, चैप्टर नंबर 66 में है लोकपाल एवं लोकायुक्त। चैप्टर नंबर 67 में है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है। चैप्टर नंबर 68 में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। चैप्टर नंबर 69 में भारतीय विधिक परिषद है, भारतीय विधिक परिषद, सॉरी। ठीक है, चैप्टर नंबर 70 में है भारत का विधि आयोग। चैप्टर नंबर 71 में है भारत का परिसीमन आयोग है। ठीक है, तो इस तरह से भाग 8 में आपको चैप्टर नंबर 56 से लेकर के चैप्टर नंबर 71 तक की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, और जिसको हम पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत मैंने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें चैप्टर भाग 9 को भी हमको इसमें देखना है, चैप्टर नंबर 72 से चैप्टर नंबर 77 तक। तो चैप्टर नंबर 72 में जो भाग 9 है वो है अन्य संवैधानिक आयाम के बारे में। तो चैप्टर नंबर 72 है, इसमें सहकारी समितियां दी हुई है। चैप्टर नंबर 73 है राजभाषा दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 74 को आप देखोगे तो लोक सेवाएं हैं। चैप्टर नंबर 75 को देखोगे तो सरकार के अधिकार तथा दायित्व के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 76 में देखोगे तो विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। चैप्टर नंबर 77 में देखोगे तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 72 से लेकर के चैप्टर नंबर 77 तक हमारा भाग 9 में एम लक्ष्मीकांत की किताब में दी हुई है, जिसको मैंने लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे आयोग, कमीशन, ये सब चीज़ देखने को मिल जाता है जो कि पब्लिक पॉलिसी बनाती है। ठीक है, इसमें फाइनेंस कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा, नीति आयोग जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लोक नीति के बाद जो लास्ट यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अधिकारों संबंधित मुद्दे। तो अधिकारों संबंधित मुद्दे में राइट्स इशू जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्हीं चैप्टर्स में जो राइट्स के अधिकारों के बारे में जो आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे भाग 1 में हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मूल अधिकार चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो एम लक्ष्मीकांत सर की जो किताब है उसमें भाग जो 8 है, ठीक है, भाग 8 के कुछ चैप्टर्स आ जाएंगे इसमें, है ना। भाग 8 के कुछ चैप्टर्स जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लिखा गया है। ठीक है, SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में है। ठीक है, और जिसको हम राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसमें एक और चैप्टर आ जाएगा जिसको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हम हिंदी में कहेंगे, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर इसके अंतर्गत ही नहीं आएंगे। मैं इसमें पूरे भाग 8 को इंक्लूड किया हूँ, और भाग 8 तो आप इधर पढ़ ही रहे हो, आई थिंक कहीं पे पढ़ रहे हो भाग 8 यहाँ पे लोक नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो अधिकारों संबंधित मुद्दे में वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमने इधर कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। क्लियर है क्या? तो इस तरह से मैंने इसको इसलिए ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको क्लियर हो सके कि जो सिलेबस में जो हमारे पास शब्द लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत हमको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है,
तो देखो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए पूरे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि सही बात भी है। पूरे बुक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं जिसको हमको स्किप करनी होती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से हमको वहाँ पे उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि बुक बहुत ज़्यादा मोटा है, हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार ये जो बुक है ये बहुत ही पतला ही बुक है। ठीक है, इसके जैसे मैं क्लास 11-12 के बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको 11th बायोलॉजी की बुक को भी दिखाऊंगा, तो देखो ये कितना मोटा बुक है ना, और इसके कंपैरिजन में देखो ये कितना पतला है। ठीक है, तो आप तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो बुक पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली ये जो एम लक्ष्मीकांत की जो किताब बनी हुई है ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पॉइंट आउट करते हुए बनाई गई है। ठीक है, और इसके साथ जो मेंस का है, ठीक है, इसमें दिया भी हुआ है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस के बारे में इसमें बताया गया है। तो हाँ, कौन से पेज में बताया है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी आपको मेंशन हुआ है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा जो कि प्रश्न पत्र 2 होता है, सामान्य अध्ययन GS2 जिसको हम कहते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। ठीक है, तो उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस पूरे बुक को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो आपको पूरा ये बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्री के हिसाब से भी आपको देखना है, मेंस के हिसाब से भी चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस यही आप लोगों से कहना चाह रहा था कि मैं पॉलिटी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का शुरू करूँगा। ठीक है, और इसके थोड़े से कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे हम देखेंगे उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता था, और इसके सिलेबस को थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता था। ठीक है, कि मैंने इसके सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। और जब आप इस पूरे चीज़ को देखते हो ना, मतलब ये पूरा चीज़ जो है ये बुक ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 12। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 18 से लेकर के चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नंबर 30 से लेकर के चैप्टर नंबर 38, 39 से लेकर 40। ठीक है, 41 से लेकर के 42, 43 से लेकर के 55, 56 से लेकर के 71, 72 से लेकर के 77। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 78 से लेकर के 88, उसके बाद 88 के बाद में 89 यहाँ पे है चैप्टर नंबर 89। ठीक है, फिर 90 से लेकर के 91, फिर 92 चैप्टर नंबर इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने चैप्टर हो गए हैं हमारे पास में, 10, 11, 12, 13, भाग 13 तो यही हो गया। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सारे भाग इसमें जितने भी पार्ट्स दिए हुए इस बुक में वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने चाहिए। और देखो कोई चैप्टर्स जो होते हैं लेस इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हिसाब से, लेकिन वो 2-3-4 पेज ही का ही रहता है, तो मेरे हिसाब से उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इस बुक में अगर वो चैप्टर दिया हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई फालतू कंटेंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये पूरा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। और यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट के बारे में बता दिया है कि बुक हमको सबसे पहला एम लक्ष्मीकांत जी की किताब को यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, अच्छे गहराई से अगर आपको पढ़ना है तो आप DD बसु की भी किताब को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा UPSC के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम NCERT पढ़ सकते हो। NCERT 6 to 12 तक की आपको पढ़नी होती है। ठीक है, 6 to 10 तक आपको बेसिक उसमें रहता है, और जिसको आप फर्स्ट रीडिंग
2 बार रीडिंग भी करके आप छोड़ सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11th-12th की जो NCERTs होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली 9th, 10th, 11th, 12th के NCERT पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सरकारी योजना और नीतियों के बारे में आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे PIB government.in का जो वेबसाइट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चीज़ें। उसके बाद है करंट अफेयर्स के लिए आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं, इनकी जो संपादकीय आता है, ठीक है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें आते हैं, जैसे कि कहीं पे कुछ आर्टिकल्स की बात हो रही है, कहीं पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको उन चीज़ों को ट्रैक करना है और उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि करेंटली इस मुद्दे पर इस आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।